एक का हम लोगों ने चालन पढ़ लिया था, ऊष्मा स्थानांतरण पढ़ रहे थे। उसमें पहला जो तरीका था वो क्या था? चालन, कंडक्शन। ठीक, उसके लिए कुछ सूत्र वगैरह भी हम लोगों ने पढ़े थे और कुछ उस पर सवाल भी कर लिए थे। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, ऊष्मा स्थानांतरण का ही दूसरा तरीका। आपको 3 बताए थे, याद होगा। पहला चालन, दूसरा संवहन और तीसरा विकिरण। तो पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से चालन महत्वपूर्ण है और क्या है? विकिरण। संवहन में ना कोई सूत्र है ना कुछ है। संवहन में आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ कि संवहन होता क्या है। कभी आग जल रही हो तो उसके ऊपर जब आप देखेंगे तो हवा ऐसे लहराते हुए दिखाई देती है, वही संवहन है। ठीक, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है हमारा? विकिरण। विकिरण भी क्या है? एक तरीका है। किसका तरीका है ये? ऊष्मा स्थानांतरण का। इसको बोलते हैं रेडिएशन। क्या बोलते हैं इसको? रेडिएशन। अब ध्यान से देखिएगा, जब हमने चालन पढ़ा था तो यहां पर एक रॉड थी, यहां से ऊष्मा क्यों दे रहे थे तो यहां से ऊष्मा क्यों निकल रही थी। सही, ऊष्मा को इस जगह से इस जगह भेजने के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ी है? यहाँ पर रॉड की। अब रॉड किसी की बनी हो सकती है, तांबे की बनी हो सकती है, लोहे की बनी हो सकती है, कुल मिलाकर किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ रही है। किस चीज के लिए? चालन विधि द्वारा ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने के लिए। लेकिन विकिरण में खास बात यह है कि ये ऊष्मा स्थानांतरण की ऐसी विधि है जिसमें माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। इसका मैंने एग्जाम्पल भी आपको बताया, सूर्य से जो यहाँ तक क्या आ रही है? ऊष्मा आ रही है। अगर धूप में खड़े रहिए गर्म हो जाते हैं कि नहीं? ऊष्मा है। और आप जानते हैं कि ऊपर क्या है? निर्वात है। निर्वात मतलब जहाँ कुछ ना हो, तब भी वहां से यहाँ तक क्या आ रही है? ऊष्मा आ रही है। क्या है वो? विकिरण। क्या है? विकिरण। तो विकिरण क्या है? ऊष्मा स्थानांतरण का की ऐसी विधि लिख सकते हैं, या ऊष्मा स्थानांतरण की ऐसी प्रक्रिया जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे सूर्य से विकिरणों का पृथ्वी तक आना। सूर्य से पृथ्वी तक क्या है? निर्वात है, लेकिन फिर भी ये पहुंच रहे हैं। ठीक, विकिरण मतलब कुछ नहीं, विकिरण मतलब लाइट। विकिरण मतलब लाइट। जो लोग इंटरमीडिएट कर चुके होंगे उन्होंने पढ़ा होगा एक चैप्टर, विद्युत चुंबकीय तरंगें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इन्हीं को बोलते हैं विकिरण, विद्युत चुंबकीय तरंगें। ये जो आपको लाइट दिख रही है बाहर सूर्य की, ये क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगें। ठीक, कहाँ कहाँ मिलती हैं? ये मिलती हैं आपको यूवी, विजिबल और इंफ्रारेड। यूवी जानते हैं ना, पराबैंगनी। विजिबल माने 10 से प्रकाश, यही आपका लाल पीला नीला। और इसको क्या बोलते हैं? इंफ्रारेड को अवरक। पराबैंगनी दृश्य और अवरक। ठीक, कुछ दिख रही है, कुछ नहीं दिख रही है। जो दिख रही है वो दृश्य है, जो नहीं दिख रही है वो पराबैंगनी भी हो सकती है और क्या हो सकती है? IR भी हो सकती है, इंफ्रारेड। जैसे आपने देखा होगा, आपको उसमें टीवी के रिमोटों में आगे बत्ती टाइप की लगी रहती है, लेकिन जब आप रिमोट की बटन दबाते हैं तो बत्ती आपको जलते हुए दिखाई नहीं देती है, जबकि उससे लाइट निकल गई, सिग्नल पहुंच गया, दिखाई नहीं दी। कौन सी लाइट रहती है वो? इंफ्रारेड। कौन सी लाइट रहती है? इंफ्रारेड। बीच में MI के फ़ोन चले थे जिनमें था IR सेंसर करके एक आता था कि मोबाइल से ही टीवी चालू कर लीजिए, मोबाइल से ही सब चालू कर लीजिए। तो उसमें भी क्या लगा रहता है? IR सेंसर। आपने क्लिक किया, सेंसर ने सिग्नल भेज दिया और वहाँ पे काम हो गया। आपको दिखाई नहीं देगा कि यहाँ से टार्च जा रही है। ये कौन सा सिग्नल है? इंफ्रारेड सिग्नल। क्लियर है? तो सूर्य से हमें क्या प्राप्त होते हैं? विकिरण प्राप्त होते हैं। ये विकिरण कहाँ से आते हैं? सूर्य से। इनको आने के लिए पृथ्वी पर किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बीच में माध्यम है ही नहीं। बीच में माध्यम है ही नहीं। क्या है? निर्वात है, लेकिन ये आसानी से यहाँ पहुँच जाते हैं। बात क्लियर है? इसके बाद देखिए आपको क्या पढ़ना है।
आपको पढ़ना है प्रीवोस्ट का ऊष्मा विनिमय का सिद्धांत। प्रीवोस्ट एक वैज्ञानिक का नाम है, प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। प्रीवोस्ट ने बताया ये कि सभी वस्तुएं सभी तापों पर ऊष्मा का उत्सर्जन करती हैं। दूसरा उसने बताया कि सभी वस्तुएं सभी तापों पर ऊष्मा का अवशोषण करती हैं। इन दो बातों का मतलब बहुत सिंपल है कि कोई भी वस्तु होगी वो हमेशा कुछ ऊष्मा ग्रहण भी करती रहेगी और कुछ ऊष्मा उत्सर्जित भी करती रहेगी। ऊष्मा विनिमय का सिद्धांत मतलब कुछ ना कुछ ऊष्मा, जैसे आप बैठे हैं, कुछ ना कुछ ऊष्मा आप लेते जा रहे हैं, कहाँ से? वातावरण से, और कुछ ना कुछ ऊष्मा देते जा रहे हैं, इसको वातावरण। ज्यादा लेंगे कि ज्यादा देंगे ये निर्भर करेगा आपके ताप पर। अगर आपका ताप ज्यादा है, किसके ताप से? वातावरण के ताप से, तो ज्यादा ऊष्मा देंगे। जैसे गर्म चाय को ला के रख दीजिए कमरे में, तो वस्तु का ताप क्या है? वातावरण के ताप से ज्यादा है। वातावरण का ताप 35-40 होगा, चाय जो है 80-90 में चल रही है। तो चाय क्या करेगी? ऊष्मा का उत्सर्जन ज्यादा करेगी बजाय किसके? अवशोषण के। ठंडा पानी ला के रख दीजिए तो वो क्या करेगा? अवशोषण ज्यादा करेगा बजाय किसके? उत्सर्जन के। लेकिन उत्सर्जन और अवशोषण दोनों लगातार चलते रहते हैं। कितना उत्सर्जन करती है ये निर्भर करता है किस पर? ताप पर और पदार्थ पर। किस पर निर्भर करता है? ताप पर और पदार्थ पर, कितनी ऊष्मा उत्सर्जित करें। बात क्लियर है? बेसिक चीजें इनको नोट करिए, फिर आते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स पर जो हम लोग के हैं, जो हम लोग को पढ़ने हैं और जहाँ से हम लोग को सवाल बन सकते हैं। आ गया?
जाओ। हो गया? हेडिंग दीजिए उत्सर्जन क्षमता। उत्सर्जन क्षमता एमिसिव पावर। मान लीजिए कोई वस्तु है और ये ऊष्मा का उत्सर्जन कर रही है। ठीक, तो इस वस्तु से जो उत्सर्जित होने वाली ऊष्मा है, क्या हम ये कह सकते हैं कि वो इसके क्षेत्रफल से समानुपाती होगी? जितनी बड़ी वस्तु होगी उतनी ही ज्यादा ऊष्मा क्या कर सकती है? उत्सर्जित कर सकती है। कर सकती है कि नहीं? मान लीजिए आपके पास 1 लीटर पानी है, उसको आपने गर्म किया है, तो उससे जो ऊष्मा निकलेगी वो क्या होगी? कम होगी, बजाय किसके कि आप एक बिल्कुल भगोने भर में क्या ले लें, पानी गरमा लें, उससे ऊष्मा निकल लें। तो जितनी ज्यादा बड़ी आपकी वस्तु होगी, जितनी ज्यादा वस्तु होगी, उतनी ही ऊष्मा क्या होगी? उससे ज्यादा उत्सर्जित होगी। स्मॉल टी क्या है? समझ। जितनी देर तक आप उसको ऊष्मा को क्या करने देंगे? उत्सर्जित होने देंगे, उतनी ज्यादा ऊष्मा निकलेगी। भाई आपने कोई गर्म वस्तु रखी, आपने कहा 2 मिनट में कितनी निकल रही है? कुछ निकली। फिर आपने देखा कि 10 मिनट में कितनी निकलेगी? तो सीधी सी बात है 10 मिनट में ज्यादा ऊष्मा निकलेगी। तो जो ऊष्मा की मात्रा है, कौन सी ऊष्मा है? उत्सर्जित ऊष्मा। तो ये किस पर निर्भर कर रही है? क्षेत्रफल पर और समय पर। अगर इन दोनों को एक साथ लिखें तो Q प्रोपोर्शनल टू A इंटू T लिख सकते हैं। देखिए दोनों समानुपाती नहीं है तो दोनों साथ में लिखी जा सकती हैं। अब आप जानते हैं जब भी समानुपाती का चिन्ह हटाया जाता है तो हमेशा एक नियतांक लगाना पड़ता है, उसको बोलते हैं E। ठीक, जहां E ही क्या है आपकी? उत्सर्जन क्षमता। यहां से देखिए E का सूत्र क्या बनेगा? Q अपॉन AT। परिभाषित कैसे करेंगे? इसको मानिए 1, इसको मानिए 1। ये क्षेत्रफल है तो क्या मानना पड़ेगा? मीटर स्क्वायर। ये समय है तो क्या मानना पड़ेगा? सेकंड। ठीक है, कैसे परिभाषित करेंगे? 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली वस्तु, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली वस्तु, या और आसान भाषा में कहना है तो एकांक क्षेत्रफल वाली वस्तु से एकांक समय में यानी कि 1 सेकंड में उत्सर्जित होने वाली ऊष्मा क्या कहलाती है? उत्सर्जन क्षमता। 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली वस्तु से 1 सेकंड में उत्सर्जित होने वाली ऊष्मा क्या कहलाती है? उत्सर्जन क्षमता। तो ये दोनों एक हो गए तो ये हट गया। Q बराबर किसके आ गया? E के। 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली वस्तु से 1 सेकंड में उत्सर्जित होने वाली ऊष्मा क्या कहलाएगी? उत्सर्जन क्षमता। अगर इसका मात्रक निकालना हो कैसे निकालेंगे? देखिए ऊष्मा का मात्रक जूल। ऊष्मा क्या है? ऊर्जा। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर और समय का मात्रक एक। तो ये मात्रक हो गई। अगर आपको याद हो तो जूल बटे सेकंड को कुछ बोलते हैं, जूल बटे सेकंड। वाट। भाई जूल कार्य बटे समय, कार्य बटे समय क्या होती है? शक्ति। शक्ति पावर, पावर मतलब वाट। तो इसका दूसरा मात्रक क्या लिख सकते हैं? वाट प्रति मीटर स्क्वायर। क्लियर है? नोट कर लीजिए। यहाँ पर इसके बाद इन्वर्टर कॉमा लगा के इसकी परिभाषा लिख लीजिए। आइए यहाँ पे फिर मैं बोल दूंगा। नहीं, पहले क्या लिखते हैं? परिभाषा। सूत्र आएगा तब ना परिभाषा आएगी।
जमा तुम्हारा कर दिया है, ये कोई दिक्कत के नाम वगैरह देखिए। बाकी लोग परिभाषा लिखते चले पहले। देखिए एकांक क्षेत्रफल वाली वस्तु से, एकांक क्षेत्रफल वाली वस्तु से एकांक समय में उत्सर्जित होने वाली ऊष्मा वस्तु की उत्सर्जन क्षमता कहलाती है। वस्तु की उत्सर्जन क्षमता कहलाती है। ठीक, फुल स्टॉप आगे लिख दीजिए। इसका मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। फिर आती है अवशोषण क्षमता। एब्जॉर्प्टिव पावर। अवशोषण क्षमता क्या है, ध्यान से देखेंगे। वस्तु द्वारा अवशोषित की गई ऊष्मा बटे वस्तु पर आपतित कुल ऊष्मा। ठीक, इनका अनुपात क्या कहलाता है, अवशोषण क्षमता। इसको दिखाते हैं किससे, ए से। ठीक, ये क्या है, वस्तु द्वारा अवशोषित की गई ऊष्मा, तो Q एब्जॉर्ब और ये है Q इंसिडेंट या Q बस लिखा है QA/Q। मतलब इतनी ऊष्मा हमने क्या की, इस पर आपतित कराई और इस वस्तु ने QA इतनी ऊष्मा क्या की, अवशोषित। दोनों का अनुपात क्या है, अवशोषण क्षमता। जैसे मान लीजिए कि हमने 100 किसी पर भेजा, आपतित कराया इस वस्तु पर, और इसने 60 को क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया, तो इसकी उत्सर्जन अवशोषण क्षमता कितनी आएगी, 100 आपने आपतित कराया, इसने 60 क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया। तो अगर परसेंट बताएं कितने परसेंट, 60%। हम निकालें कैसे, 60/100 कर दीजिए तो आएगा 0.6, और परसेंट में मान निकालना है तो 100 से क्या कर दीजिए गुणा, कितना आ जाएगा, 60%। ये ना, तो इस तरह हल करते हैं किसको, अवशोषण क्षमता को। इतना वस्तु क्या कर रही है, अवशोषित कर पा रही है, वो क्या है उसकी अवशोषण क्षमता। ठीक, अच्छा, नीचे भी ऊष्मा है, ऊपर भी ऊष्मा है, तो मात्रक तो हो नहीं सकता भाई, ये भी जूल, ये भी जूल, जूल जूल जूल, तो ये क्या है, मात्रक। अच्छा, इसका मान कहां से कहां तक जा सकता है, तो देखिए ध्यान से। ए का मान या तो 0 होगा, सबसे कम में, मान लो कुछ ना अवशोषित किया, हो सकता है सब परावर्तित कर दे, और हो सकता है क्या कर दे, सबको ट्रांसमिट कर दे, पारगमित कर दे, अपने पास कुछ ना रखे, 0 या 0 से बड़ा। अधिकतम कहां तक जा सकता है, 1 तक। 100% ज्यादा कोई चीज तो हो नहीं सकती है, वास्तव में तो नहीं हो सकती, बातों में खूब हो सकती है। सब कहते हैं ना 120%, 130%, 140%, 200% आ जाऊंगा। परसेंट तो वास्तव में तो 100 है, बाकी इस जन्म के 100, बाकी अगले जन्म के कुछ लोग जोड़ लेते हैं। तो अधिकतम कितना हो सकता है भाई, कोई आपको 100 भेजेगा, आप 100 का 100 अवशोषित कर लेंगे, तो 100/100 1 है तो आएगा। तो एक अधिकतम मान क्या हो सकता है, 1, और न्यूनतम मान क्या हो सकता है, 0। क्लियर है।
किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम क्या कहता है? किसी वस्तु की उत्सर्जन क्षमता और उसकी अवशोषण क्षमता का अनुपात सदैव क्या रहता है? नियत रहता है। ई बटे बराबर क्या है? कांस्टेंट। अगर मैं इसको इस तरह लिखूं, कांस्टेंट इनटू ए। देखो जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो क्या आता है? कांस्टेंट। जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो क्या आता है? कांस्टेंट। तो अगर कांस्टेंट हटा देंगे तो क्या आ जाएगी? आएगी कि नहीं? मतलब किसी वस्तु की उत्सर्जन क्षमता और अवशोषण क्षमता क्या है? एक दूसरे के समान होगा। मतलब जिसकी उत्सर्जन क्षमता अच्छी उसकी अवशोषण क्षमता भी अच्छी, और जिसकी अवशोषण क्षमता कम उसकी उत्सर्जन क्षमता भी कम। तो इसी का एक स्टेटमेंट है, ऊष्मा के अच्छे उत्सर्जक क्या होंगे? हाँ, अच्छे अवशोषक भी होते हैं। यही क्या है? किरचॉफ का नियम। अच्छे अवशोषक क्या होंगे? अच्छे उत्सर्जक। हाँ बताओ। हाँ ठीक हो रहा है। लेट भी करेगी तो 11 बजे पहुंचा देगी। हाँ उसी से आ जाओ। ठीक है ठीक है देखिए ध्यान से। मान लीजिए कोई वस्तु है, इस पर आपने Q ऊष्मा क्या कराई? आपतित कराई। ठीक, तीन संभावनाएं हैं। हो सकता है कि कुछ ऊष्मा को ये क्या कर दे? परावर्तित कर दे, QR। हो सकता है कुछ ऊष्मा को ये क्या कर ले? अवशोषित कर ले। और हो सकता है कुछ को क्या कर दे? पारगमित कर दे। तो QT, T मतलब ट्रांसमिट, बाहर। तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि Q बराबर QR प्लस QA प्लस QT। क्लियर है? पूरे समीकरण में Q से भाग दे दीजिए। ठीक, यहाँ क्या होगा? Q बटे Q, यहाँ QR बटे Q, यहाँ QA बटे Q, और यहाँ QT बटे T। Q बटे Q कितना होता है? A। अब देखो ये QR बटे Q क्या बता रहा है? परावर्तित ऊष्मा बटे कुल ऊष्मा। ठीक है, इसको लिखाते हैं स्मॉल r से। अवशोषित ऊष्मा बटे स्मॉल a, और ये क्या होगा? स्मॉल t। अगर इसको समझिए क्या क्या है। टी की जगह ऊपर क्यों ऊपर समीकरण ठीक है ना? इसको बोलते हैं परावर्तन गुणांक। परावर्तन गुणांक क्या बताएगा? कितना परसेंट क्या हुआ? परावर्तित हुआ। इसको क्या बोलेंगे? अवशोषण गुणांक। कितना परसेंट क्या हुआ? अवशोषित हुआ। और ये क्या है? पारगमन गुणांक। पारगमन गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन और कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, अब तीनों को मिलाकर कितना आ रहा है? एक आ रहा है। एक ही आना भी चाहिए। भाई बात समझ आए ना? सब कुछ मिला के 100% में तो कहानी रहेगी। मान लो 20% क्या किया? अवशोषित किया। 30% क्या किया? परावर्तित किया। तो फिर 50% क्या करना पड़ेगा? पारगमन। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा इसको। R प्लस A प्लस T का जो योग है वो किसके बराबर होता है? A। क्लियर है? ये नोट हो चुका है? इतना वर्क कर लो, अभी इसको पूरा कंप्लीट कर दूंगा फिर नोट करना।
तुम्हारा एडमिशन हुआ प्रिंस की नहीं हुआ? हो गया? पता नहीं कराया। इतना हो गया है ना? आगे देखिए थोड़ा। देखिए, यदि r बराबर 0, t बराबर 0 हो जाए, a बराबर कितना होगा? मतलब ना तो कुछ परावर्तित हो रहा है, ना कुछ पारगमित हो रहा है, सब क्या हो रहा है? अवशोषित हो रहा है। समझ रहे हैं? पूर्ण अवशोषक। क्या है ये? पूर्ण अवशोषक। ठीक। दूसरा केस, यदि a बराबर 0, t बराबर 0, तो इसका मतलब r बराबर क्या होगा इस बार? ऐसी वस्तु क्या कहलाती है? पूर्ण परावर्तन। और यदि a बराबर 0, r बराबर 0, तो t बराबर 1। ठीक। अब देखिए यहीं से एक कॉन्सेप्ट आता है किसका? ब्लैक बॉडी का। कृष्णिका। तो हम लोग जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं आदर्श कृष्णिका। क्या पढ़ते हैं? आदर्श कृष्णिका। आइडियल ब्लैक बॉडी या परफेक्ट ब्लैक बॉडी। ठीक। ऐसी वस्तु जो अपने ऊपर आपतित सभी तरंगदैर्ध्यों के विकिरणों को अवशोषित कर ले। क्या कर ले? सभी तरंगदैर्ध्यों के विकिरण का मतलब है चाहे लाल रंग, चाहे पीला, चाहे नीला, चाहे जो भी रंग। तरंगदैर्ध्य का मतलब क्या होता है? रंग। चाहे जिस रंग का विकिरण भेजी, चाहे जिस रंग की लाइट भेजी, सब क्या कर लेगी? अवशोषित कर लेगी। क्या कहलाएगी? आदर्श कृष्णिका। अब देखो, अगर सबको अवशोषित कर लिया तो इसका मतलब क्या है? इसका ए कितना हो गया? 1 हो गया। अरे जब सब कुछ अवशोषित ही कर लिया तो r 0, t भी 0, तो बचा क्या? a बराबर 1। तो आदर्श कृष्णिका क्या है? इसकी अवशोषण क्षमता क्या हो? 1, जो सभी को क्या कर लिया? अवशोषित कर लिया। ठीक है ना? सभी तरंग है, मतलब लाल भेजिए, पीला भेजिए, नीला भेजिए, जो भेजना हो भेजिए, सब क्या हो जाएगा? अवशोषित हो जाएगा। क्लियर है? आदर्श कृष्णिका वास्तव में तो नहीं होती है, लेकिन कुछ वस्तुएं हैं जिनको लगभग हम मान सकते हैं। ठीक। जैसे एक वस्तु होती है प्लैटिनम ब्लैक। काजल को भी माना जा सकता है। काजल भी जो है लगभग 96% के आसपास अवशोषित कर लेता है। ठीक है। एक ग्रेफाइट होता है। इन सबको कृष्णिका मान लेते हैं हम लोग अपने व्यवहारिक जीवन में, लेकिन वास्तव में 100% कोई नहीं है। ठीक है ना? 100% किसी में भी कोई नहीं है। ठीक है। दुनिया में कोई भी 100% ठीक ठाक आदमी नहीं मिल सकता कभी भी। ये देखा जाता है कि सबसे नज़दीक कौन है, तो सबसे नज़दीक में एक आपका काजल हो गया, ठीक, एक आपका प्लैटिनम ब्लैक हो गया, और एक आपका ग्रेफाइट हो गया। ठीक है। आइए नोट करते हैं जहाँ से जितना बचा हो जिसका। समय नहीं हुआ, पढ़ाई में मन लगा है?
लीजिए वीन का विस्थापन नियम। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन जी एक साइंटिस्ट का नाम है। देखिए ध्यान से, उत्सर्जन क्षमता और तरंग दैर्घ्य के मध्य क्या बनाया गया? ग्राफ बनाया गया। ठीक, किसी वस्तु की उत्सर्जन क्षमता और तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य का मतलब ये कि कौन सा रंग क्या हो रहा है, उत्सर्जित हो रहा है वस्तु से। ठीक, अगर किसी वस्तु को आप गर्म करेंगे, अगर किसी वस्तु को आप क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो उसमें उत्सर्जन करेंगे, किसी ना किसी रंग का करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि जब वस्तु बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है तो लाल हो जाती है। कौन सी विकिरण उत्सर्जित कर रही हो? लाल रंग की। कम गर्म होगी तो, जैसे गैस में आप लोगों ने देखा होगा, कभी गैस हरी जलती है, कभी गैस लाल जलती है। ठीक है ना, ये क्या है? ताप के प्रभाव है। जितना ज्यादा ताप उस हिसाब से रंग बदलता रहता है। जब ग्राफ बनाया गया तो ग्राफ कुछ इस तरह का बना। ठीक, अब इस ग्राफ को जरा समझिएगा ध्यान से। क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए। तरंग दैर्घ्य के बढ़ने के साथ साथ उत्सर्जन क्षमता बढ़ रही है। ठीक, एक निश्चित तरंग दैर्घ्य के लिए उत्सर्जन क्षमता क्या हो गई? अधिकतम हो गई, और उसके बाद फिर घटना शुरू। ठीक, मान लीजिए कि यहाँ पर ताप कुछ क्या है? T1। ठीक, T1 कुछ भी हो सकता है। ताप को थोड़ा सा और बढ़ाया गया। क्या किया गया? ताप को थोड़ा बढ़ाया गया। तो ये देखा गया कि ये ग्राफ कुछ इस तरह है। ठीक, ये किस ताप पर है? T2 ताप पर। ताप को थोड़ा और बढ़ाया गया तो ये देखा गया कि ये ग्राफ कुछ इस तरह है। अब जरा समझिए तीनों का सेंस क्या है। ये है T3 और हम ये मान के चल रहे हैं कि T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। मतलब जो ग्राफ सबसे ऊंचा बना है वो क्या है? सबसे ज़्यादा ताप पर है। फिर इससे कम ताप, और सबसे कम ताप किसका है? इसका। जरा मैटर समझिए क्या है। ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है, ये क्या बता रही है? ये बता रही है कि ये जो है तरंग दैर्घ्य, इस अक्ष में तरंग दैर्घ्य चल रही है और इस अक्ष में उत्सर्जन क्षमता चल रही है। समझ रहे हैं? ये डॉटेड लाइन ये बता रही है कि यहाँ पर तरंग दैर्घ्य का एक ऐसा मान मिल रहा है जिस मान पर जो उत्सर्जन क्षमता है वो क्या है? सबसे ज्यादा है कि नहीं? सही। इस वाले ग्राफ के लिए देखो, इस वाले ग्राफ के लिए लैम्डा की ये एक ऐसी वैल्यू है जिस पर उत्सर्जन क्षमता क्या है? सबसे ज्यादा। और इस वाले ग्राफ के लिए लैम्डा की एक ये ऐसी वैल्यू है जिस पर उत्सर्जन क्षमता क्या है? सबसे ज्यादा। अगर ध्यान समझिएगा, इसको हम लोग लिखते हैं लैम्डा मैक्स। अब इसी में कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समझ नहीं पाते कभी जीवन भर के लिखा क्या है। लैम्डा मैक्स का मतलब तरंग दैर्घ्य की अधिकतम वैल्यू नहीं है। समझिएगा बात को, तरंग दैर्घ्य तो यहाँ से यहाँ जाने बढ़ेगी ना। लैम्डा मैक्स का मतलब तरंग दैर्घ्य की वो वैल्यू है जिस पर उत्सर्जन क्षमता सबसे ज्यादा है। बात समझ रहे हैं ना? लैम्डा मैक्स तरंग दैर्घ्य की वो वैल्यू है जिस पर उत्सर्जन क्षमता क्या है? सबसे ज्यादा। बाकी लैम्डा मैक्स तो आपको इसके आगे जाओगे लैम्डा और ज्यादा मिलेगा। जैसे मान लो तुमने कोई अक्ष बनाई तो यहाँ 0 बनाओगे, फिर यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, आगे बढ़ने पर तो मान बढ़ेगा ना, तो लैम्डा मैक्स तो और आगे मिलेगा। लेकिन ये लैम्डा मैक्स बता क्या रहा है? ये लैम्डा मैक्स कह रहा है कि ये वो तरंग दैर्घ्य है। कौन सी तरंग दैर्घ्य है? जिस पर उत्सर्जन क्षमता क्या है? ज्यादा। अब वीन ने क्या बताया कि जैसे जैसे किसी वस्तु का ताप बढ़ाते जाते हैं, क्या बढ़ाते जाते हैं? ताप, तो जो उसकी अधिकतम तरंग दैर्घ्य है वो पीछे की तरफ विस्थापित होती है। देखिए, ताप कम था तो ये यहाँ पर, ऐसे मान लो मैं एग्जाम्पल जगह तुमको समझाऊं तो इसका मान लो 0 है, यहाँ पर मूल बिंदु है। मान लो ये मान 50 है, ये मान 100 है, ये मान 150 है, ये मान 200 है। ठीक,
ताप मान लीजिए T1 जो है वो 300 है, T2 कितना है 400 है और T3 कितना है 500 है। जब ताप 300 है तो ये 200 है, जैसे ही ताप बढ़ा 400, ये खिसक के कहाँ गया पीछे 150 पे, ताप और बढ़ा 500, ये और पीछे आ गया कहाँ पे 100 पे। तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि जो लैम्डा मैक्सिमम है वो टी के क्या है व्युत्क्रमानुपाती। जैसे जैसे टी बढ़ रहा है लैम्डा कहाँ आ रहा है पीछे कम की तरफ। पहले मान कितना था 200, ताप बढ़ाया कहाँ आ गया 150, ताप और बढ़ाया कहाँ आ गया 100, और ताप बढ़ाएंगे कहाँ आएगा और पीछे। समझ रहे हैं? जैसे जैसे वस्तु का ताप बढ़ता है तो जो लैम्डा मैक्स है, लैम्डा मैक्स तरंग दैर्ध्य की अधिकतम वैल्यू नहीं है, समझिएगा, तरंग दैर्ध्य की वो वैल्यू जिस पर उत्सर्जन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो लैम्डा मैक्स का मान पीछे की ओर विस्थापित होता है, मतलब एक के बढ़ने पर एक क्या हो रहा है घटता है। जब एक के बढ़ने पर एक घटता है तो उसको किससे दिखाते हैं व्युत्क्रमानुपाती से। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती। जब एक बढ़े दूसरा बढ़े तो समानुपाती, एक बढ़ने पर दूसरा घटे तो व्युत्क्रमानुपाती। एक यहाँ होगा एक बटे में होगा। ठीक, अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो नियतांक लगाना पड़ेगा। ठीक, क्या बोलते हैं इसको बी। तो लैम्डा मैक्स बराबर बी बटे टी, या इसको इस तरह भी लिखते हैं लैम्डा मैक्स टी बराबर नियतांक, और ये नियतांक कौन सा है बी। क्लियर है? जब दो वस्तुओं का गुणनफल क्या हो नियतांक हो तो उनको इस तरह भी लिखा जाता है लैम्डा 1 T1 बराबर लैम्डा 2 T2। ठीक है, इस तरह के सूत्र से सवाल हल होते हैं। जहां बी को क्या बोलते हैं वीन नियतांक, क्या बोलते हैं, और इसका मान होता है 2.98 × 10⁻³ जरा मात्रक बताओ। बी का मान चाहिए तो इसको यहाँ भेजिए, लैम्डा तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य का मात्रा क्या होता है मीटर, तरंग दैर्ध्य दूरी है, और टी का मान केल्विन, तो मीटर केल्विन। बात क्लियर है? क्या देखा वीन ने कि जैसे जैसे वस्तु का ताप बढ़ा रहे हैं तो जो लैम्डा मैक्स है वो पीछे की तरफ विस्थापित हो रहा है, इसी को क्या बोलते हैं वीन का विस्थापन नियम। ये ग्राफ बनाइए जरा। ठीक, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है। लिख देंगे ग्राफ के ऊपर T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। तो उनको बता दीजिएगा कि यहाँ यहाँ तक हो गया है। यहाँ की छुट्टी 2 दिन है, 9वीं और 10वीं, मतलब 9वीं माने 4, 10वीं माने 5। केवल मंडे पर खुलेगी ये पहले, फिर उसके बाद हमें नहीं लगता कि तुम में से कोई आने वाला है। गाँव का तो बढ़िया है भाई, स्कूल की हो गई छुट्टी, कोचिंग की हो गई छुट्टी, से यहाँ बुधे को पढ़ रहा है। फिर खैर जो भी है बता देंगे सर, ऊष्मागतिकी पढ़ानी है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स शुरू करना है, बाकी ये खत्म हो जाएगा लगभग पूरा। ऊष्मागतिकी मतलब सीधे वहीं से ऊष्मागतिकी का शून्य नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। पिछली बार ऐसे ही हुआ था, तो एक मास्टर साहब आए थे पढ़ाने, लड़के कह रहे हैं सर ये पढ़ाना है, नहीं ये नहीं, हम तो गुरु जी जो पढ़ गया है गुरु जी पढ़ेंगे।
देखिए क्वेश्चन करा देता हूँ आपको। हाँ लिखिए जरा, बोले। अच्छा पहले इसका वो तो लिख लो, क्या नाम है इसका, स्टेटमेंट, कथन, इन्वर्टेड कॉमा लगा के लिख लीजिए। इसका मतलब क्या नियम, देखिए जैसे जैसे किसी कृष्णिका का ताप बढ़ाते हैं, जैसे जैसे किसी कृष्णिका का ताप बढ़ाते हैं तो अधिकतम तरंगदैर्घ्य पीछे की ओर विस्थापित होती है। पीछे मतलब कम मान की ओर, पीछे की ओर विस्थापित होती है। ठीक, इसे ही बीम का नियम कहते हैं। बीम का विस्थापन नियम, पीछे की ओर विस्थापित होती है। ठीक, इसके कुछ एप्लीकेशंस भी हैं। इसका यूज कहाँ करते हैं बीम के विस्थापन नियम का? सूर्य तथा तारों के ताप की गणना में, ताप की गणना में किसका प्रयोग करते हैं? बीम के विस्थापन नियम का। ठीक है, इस पर प्रश्न लिखेंगे। देखिए, एक कृष्णपिंड 200 केल्विन ताप पर, एक कृष्णपिंड 200 केल्विन ताप पर 14 माइक्रोमीटर, इस तरह लिखना है, 14 माइक्रोमीटर, माइक्रो जानते हैं 10 की घाते -6, 14 माइक्रोमीटर तरंगदैर्घ्य पर, 14 माइक्रोमीटर तरंगदैर्घ्य पर अधिकतम ऊर्जा उत्सर्जित करता है, अधिकतम ऊर्जा उत्सर्जित करता है। फुल स्टॉप। यदि ताप 1000 कर दें, 1000 केल्विन, यदि ताप 1000 केल्विन कर दें तो अधिकतम ऊर्जा के संगत तरंगदैर्घ्य होगी, तरंगदैर्घ्य होगी। ठीक, क्या कहना क्वेश्चन पढ़ो जरा। पहला ताप क्या दिया है? 200 केल्विन। तो देखिए T1 कितना दिया है? 200 केल्विन। T1 पर λ1 कितना दिया है? 14 माइक्रो। इसको मैं लिख सकता हूँ 14 × 10 की घाते -6 मीटर। ठीक, कह रहा यदि ताप बढ़ाकर कितना कर दें? 1000 केल्विन, तो लैम्डा कितना हो जाएगा? तो लगाइए बीम का विस्थापन नियम, क्या लिखेंगे? λ1 T1 बराबर λ2 T2। ध्यान से देखिए, λ1 का मान कितना है? अगर आप इसको माइक्रोमीटर में ही रखे रहेंगे तो आंसर भी किस में आ जाएगा? माइक्रोमीटर में। माइक्रोमीटर में रखे रहो, छोड़ो हटा। तो कितना हो गया? 14। T1 कितना है? 200। λ2 को निकालना है और T2 कितना है? 1000। देखो इस जीरो से ये जीरो काट दो, इस जीरो से ये जीरो काट दो, सही है। अब 2 से इसको काट दो, ठीक है, और इसको नीचे ले आओ, 14/5 हो जाएगा, बराबर किसके? जरा दो भाग, 2.8 तो नहीं आ रहा, ऐसा ही है क्या? 2.8 किसमें आएगा? माइक्रो लैम्डा। तब आंसर क्या आएगा? 2.8 माइक्रो मीटर।
हो गया। अब ऐड कीजिएगा स्टीफन का नियम। स्टीफन्स लॉ। ठीक, देखिए क्या बताया इसमें, लिख लीजिए पहले क्या है। देखिए इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु की उत्सर्जन क्षमता, परम ताप की चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। ठीक, उत्सर्जन क्षमता माने की T, समानुपाती परम ताप माने की, जब ताप को किसमें नापते हैं, केल्विन में, तो कैपिटल T इसकी चतुर्थ घात। ठीक, समानुपाती लगाएंगे तो क्या आता है, नियतांक को बोलते हैं सिग्मा, जहां सिग्मा क्या है, स्टीफन नियतांक, और सिग्मा का मान होता है 5.67 × 10⁻⁻8। इसको याद करना बहुत आसान है, 5 6 7 8, 5.67 10⁻⁸। अब इसका मात्रक निकालना है, देखो ध्यान से, सिग्मा बराबर कितना होगा, E/T⁴। ई का मात्रक बताओ जरा, याद है, अरे अभी देखा था, वाट प्रति मीटर स्क्वायर। अब ये है T माने केल्विन, केल्विन की घातें कितनी, 4, T की घात 4 है ना, क्या लिखेंगे, वाट प्रति मीटर स्क्वायर, केल्विन की घातें 4। ठीक, स्टीफन का एक रिश्तेदार दोस्त था, उसका नाम था बोल्ट्जमैन। क्या नाम था, बोल्ट्जमैन। तो इस नियम को कहीं कहीं पर स्टीफन और प्लस बोल्ट्जमैन का नियम भी कहते हैं। ठीक है, लिख लीजिए इस तरह, स्टीफन प्लस बोल्ट्जमैन, मतलब दोनों का नाम कंबाइंड, स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम। नियतांक लेकिन केवल कौन सा है, स्टीफन। कल टेस्ट होगा, सबको मालूम है, शनिवार है, कौन गोला मारने वाला है, कल नाक खा दे रहा है, कल शुक्रवार है। अच्छा, परसों होगा। कौन सी नई बात आएगी, कितने टेस्ट दिए हो अभी तक, सभी दिए, लगभग सभी दिए, लगभग मतलब आए थे दरवाजे तक टेस्ट देने, उसके बाद लौट गए, लगभग दिया, टेस्ट नहीं दिया है ना, नहीं दिया है। अच्छा, काफी देने लायक होती ही नहीं है ना। ऐसे तो टेस्ट देते हो कि जो है चेक करने वाले की आत्मा कांप जाती है, वो सोचता है काफी तो लिखे हो, इसका मनोबल गिराना है कि नहीं। घर में जाके मिलाया है कभी, कुछ तो क्वेश्चन याद रखते होंगे, दो चार। तुम तो बीए मेडिकल करने लगे हो ना, तुम क्या कर रहे हो, तो यहाँ का मतलब यार बीए वालों का काम मतलब नीट IIT से करना है तो जाके UPSC में बैठो, यार नोबल पढ़ो,
IAS वाईएस बनो। क्या मौज करने आते हो मेरे यहाँ? जब तुम जो है 4 दिन तुमने बायोलॉजी पढ़ी है, तुम्हारी जो आत्मा काम गई कि अब मैं ये काज पढ़ रहा हूँ, मेरे बस का नहीं है, तुमने BA में एडमिशन ले लिया BSc से, तुम क्या तैयारी करोगे? है कि नहीं? सही कह रहा हूँ नहीं? BSc में पढ़ना पड़ता ना। हाँ। और नीट नहीं पढ़ना पड़ता? नहीं, कोई रिश्तेदार तो नहीं है वहाँ? बता दो कुछ लोगों को और नहीं नीट तो पता। पढ़ेंगे ना सर, BSc के कारण। नीट तो पढ़ेंगे BSc के कारण। अच्छा, सही। वहाँ ज़्यादा तुम्हारा मतलब का BA में कोई पढ़ाया जाता है? BA में कहाँ? क्या कौन से विषय से कर रहे हो? अभी एडमिशन नहीं करा, लेकिन वहाँ सानिया से कर रहा हूँ। विषय बताओ ना, क्या लेना है? पता नहीं, जो दे देखे वो ले लेना है। अभी एडमिशन नहीं हुआ। अच्छा, नहीं तो कुछ तो मन बना, आदमी मन बनाता नहीं कि मुझे ये विषय लेना है जाके एडमिशन में, जो दे देंगे वो ले लोगे क्या? तो समझे नहीं। जाके ये कहना हमसे कि बस जो आप देते बस वही है, हमारी कोई इच्छा नहीं है ना तो हमें ये आता है ना तो हमको आता है, बात क्या है? ठीक है, सही कि नहीं? चाहे इतिहास पढ़ाते हो चाहे भूगोल पढ़ाते हो, सही कि नहीं? ठीक, चलिए मिलते हैं फिर जब भी मौका मिलेगा।